अब अगला प्लेयर जो मार्केट में आईपीओ लेके आ रहा है वो है ग्रो। ग्रो का हमने सबने नाम सुना है और काफी लोग आप में से ग्रो यूज भी करते होंगे। एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आप स्टॉक मार्केट को लेकर सारी चीजें कर सकते हैं, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड्स, सब कुछ कर सकते हैं। वैसी कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली समझेंगे कि ग्रो है क्या, उसका बिजनेस मॉडल क्या है और सारी आईपीओ के डिटेल्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो को कुछ सेक्शंस में बांटा गया है। सबसे पहले ग्रो का बिजनेस मॉडल, सेकंड ग्रो की जर्नी क्या रही है, थर्ड ग्रो के फाइनेंशियल्स कैसे दिख रहे हैं, फोर्थ ग्रो के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कैसे दिखते हैं एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स यानी कि बाकी लिस्टेड कंपनीज के हिसाब से, फिफ्थ ग्रो फ्यूचर में क्या करने वाला है और सिक्स्थ आईपीओ का मेन पॉइंट क्या है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है क्योंकि आप समझ जाएंगे कि आईपीओ के साथ साथ एक्चुअली ग्रो करता क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। हाँ, आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना ये आपका डिसीजन है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आरए नहीं हूं, बट आपको बिजनेस क्या है वो जरूर समझा दूंगा। तो गाइस शुरू करते हैं, पर उससे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी दबा दीजिए क्योंकि अभी तक आप में से सिर्फ 25% लोगों ने ही ये काम किया है। जल्दी करिए, ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। तो गाइस इस आईपीओ के एनालिसिस के लिए मैंने यूज किया है ग्रो का डीआरएचपी। तो आइए समझते हैं सबसे पहली चीज कि ग्रो का बिजनेस मॉडल क्या है। यहां पे ये लिखते हैं, वी आर डायरेक्ट टू कस्टमर डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज टू कस्टमर थ्रू मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी कि बहुत सिंपल भाषा में बोले तो एक डिस्काउंट ब्रोकर का ये काम करते हैं। यहां पे आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं, ईटीएफ्स खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं और एफएनओ में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। जीरोधा 2010 में बनी थी और ग्रो बनी थी 2016 में और उनके फाउंडर्स जो थे वो थे कलीग्स फ्लिपकार्ट इंडिया में। अब सब जानते हैं फ्लिपकार्ट माफिया को, यानी फ्लिपकार्ट से बहुत सारे फाउंडर्स निकल के उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस बनाए हैं। तो 2016 में ये कंपनी चालू हुई, आज 9 साल पुरानी है और आज के दिन ये इंडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स को लेके बैठी है। तो आइए समझते हैं कि इस 9 साल में ग्रो की जर्नी कैसी रही है। तो गाइस अगर आप देखें 2016 में जब ये चालू हुई तो ये सिर्फ म्यूचुअल फंड्स प्लेटफॉर्म था, वो भी वेब ओनली था। यानी कि शुरुआत में सिर्फ वेबसाइट थी और म्यूचुअल फंड्स थे। वहां से 2018 आते आते इन्होंने ऐप लॉन्च कर दी थी, पर अभी भी ये म्यूचुअल फंड्स में ही काम कर रहे थे। उसके बाद iOS पे भी जो है ये ऐप लाइव हो गई थी। पहले एंड्रॉइड पे लाइव हुई, फिर iOS पे हुई। मार्च 2019 पे इनको ब्रोकरेज लाइसेंस मिल चुका था। उसके बाद इन्होंने स्टॉक्स जिसमें कैश और इंट्राडे चालू किया और आईपीओ चालू किया मार्च 2021 तक। और मार्च 2020 से 2021 तक इनका पहला 1 मिलियन यूजर्स हिट हुआ। हम सब जानते हैं कोविड के बाद जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आई थी उसमें बहुत जबरदस्त चेंजेस हुए थे, जिस वजह से ग्रो को भी फायदा हुआ। पर अगला 1 मिलियन सोचिए, 2016 से लेकर 2021 तक 5 साल, 4.5 साल लग गए इनको पहला 1 मिलियन लाने में। पर अगला 1 मिलियन लाने में इनका मुश्किल से 6 से 8 महीना लगा और ये मार्च 2022 आने से पहले ही 2 मिलियन तक पहुंच गए थे। यहां पे इन्होंने डेरिवेटिव्स भी लॉन्च कर दिया था और मार्च 2022 तक तो ये 4 मिलियन पहुंच गए। यानी ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर इन्होंने 4 टाइम्स जंप मार दी थी अपने यूजर बेस में। उसके बाद इन्होंने जो है 2023 में ये पैट प्रॉफिटेबल हो गए थे, यानी इनका प्रॉफिट आने लग गया था। इनको एनबीएफसी के लिए अप्रूवल मिल गया और ये कस्टमर क्रेडिट में भी घुस चुके हैं। उसके बाद मार्च 23 से 24 के बीच में इन्होंने अपना 8 मिलियन का नंबर हिट किया। तो अगर आज आप देखें तो ये एक मल्टी प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पे 18 मिलियन यूजर्स जो हैं, टोटल ट्रेडिंग यूजर्स, टीटीयूज का मतलब होता है टोटल ट्रेडिंग यूजर्स, आज इनके पास हैं। आज इनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, एपीआई के थ्रू ट्रेडिंग करने देते हैं, बॉन्ड्स में आप पैसा डाल सकते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सारे प्रोडक्ट्स अब ग्रो के आ चुके हैं। पिछले 9 साल में ये सारा काम इन्होंने किया है। अगर आज आप देखें तो इनके जो कस्टमर्स है पूरे भारत से आते हैं। 98.36% पिन कोड्स पे ये आज के दिन सर्विस कर रहे हैं। अगर हम यूजर जर्नी फिर से देखें तो जैसे हमने देखा FY17 के आसपास शुरुआत की थी इन्होंने, FY21 में आते आते 1.23 मिलियन और आज के दिन ये 18 मिलियन यूजर्स पे पहुंच गए हैं, जिसमें से एक्टिव यूजर्स इनके आज के दिन करीबन 14.38 है। यानी बहुत हाई एक्टिविटी है इनके प्लेटफॉर्म पे। इन्होंने रिसेंटली जीरोधा को भी बीट किया था इन टोटल एक्टिव यूजर बेस। तो गाइस अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर दबाना। अब हम अगला सेक्शन देखेंगे, वो है फाइनेंशियल्स। तो गाइस अब इनका फाइनेंशियल्स हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं और समझते हैं कि क्या इनके केस में भी ऐसा तो नहीं है कि ये अदर इनकम से प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आइए समझते हैं। अगर हम ईयर एंड 31 मार्च 2024 यानी पिछले से पिछला साल देखें तो इनका रेवेन्यू था करीबन 2795 करोड़ रुपीस, जिसमें से अदर इनकम सिर्फ 186 करोड़ था। पर उस केस में इनका लॉस था और वो लॉस था करीबन 805 करोड़ रुपए का। पर उससे 1 साल पहले 2023 में जबकि रेवेन्यू 1260 करोड़ था, फिर भी इनका प्रॉफिट 457 करोड़ रुपीस था। भाई ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने 2024 में एक वन टाइम एक्सपेंस पे किया था और वो जो वन टाइम एक्सपेंस था
वो था 1340 करोड़ का टैक्स जो उन्होंने पे किया था डोमिसाइल चेंज करने के लिए, जब इन्होंने अपनी कंपनी सिंगापुर से इंडिया लेके आए थे। ये वन टाइम एक्सपेंस था, उस करके उस साल पे उनको 805 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। अगर ये वन टाइम एक्सपेंस ना होता तो इनको फिर से उस साल भी प्रॉफिट होता, यानी पिछले 3 साल से ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। अगर हम 31 मार्च 2025 पे देखें तो इनका जो प्रॉफिट है वो है 1824 करोड़ रुपीस। अगर हम ऑपरेशनल इनकम देखें तो इनकी इनकम 2024 में 2609 करोड़ से बढ़ के 3900 करोड़ के आसपास हो चुकी है, यानी कि करीबन 50% ऑपरेशनल इनकम में ग्रोथ आई है। जबकि अदर इनकम जो पहले 186 करोड़ थी वो घट के 160 करोड़ हो गई है। तो एक चीज तो साबित हो गई है, एटलीस्ट इस आईपीओ में अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट नहीं है, ऑपरेशनल इनकम की वजह से प्रॉफिट है, यानी धंधे की वजह से प्रॉफिट है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप को समझें तो आप देख सकते हैं कि मार्च 31, 2025 को कंपनी का 84.5% रेवेन्यू जो है वो सिर्फ ब्रोकरेज सर्विसेज से आया है, और जो बचा हुआ रेवेन्यू है 15.5% वो अदर रेवेन्यू सोर्सेज से आया है। तो मेजरली जो बिजनेस है वो ब्रोकरेज सर्विसेज पे ही डिपेंड कर रहा है, यानी कोर बिजनेस पे डिपेंड करता है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाता हूं आपको। यहां पे इन्होंने दिखाया है कि FY 2023 में इनके टोटल एवरेज एक्टिव यूजर्स थे 4.49 मिलियन, यानी कि 45 लाख लोग, और हर व्यक्ति इनको करीबन 2541 रुपए का रेवेन्यू देता था। उसमें से 16% उनको कॉस्ट टू सर्व आती थी, कॉस्ट टू ग्रो यानी कि आगे डेवलपमेंट करने में 21%, और एडजस्टेड कॉस्ट टू ऑपरेट यानी बाकी ऑपरेशन कॉस्ट मिला के 26% आती थी। तो यानी इनका जो एबिटा होता था वो 36% होता था। यही नंबर FY 24 में बढ़ के यूजर्स जो 45 लाख थे वो बढ़ के 74 लाख हो गए, और जो पहले पर पर्सन रेवेन्यू था 2540 का वो बढ़ के 3529 हो गया, जिस वजह से इनका जो एबिटा था वो ग्रो करके 56.37% हो गया। और उसके अगले साल में यूजर ग्रोथ मैसिवली ग्रो हुई और FY 25 में 1.2 करोड़ के आसपास इनके यूजर्स थे, जहां पे फिर से इन्होंने 3300 रुपए का एवरेज निकाला, और इनका जो एबिटा है वो 59% के आसपास आ गया। तो बड़ा सिंपल यहां पे इन्होंने इक्वेशन बताया है कि नंबर ऑफ यूजर्स भी बढ़ते हैं और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भी बढ़ रहा है, जिस वजह से कंपनी का टोटल एबिटा ज्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाती है, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल आने के बाद जो है जितना एडिशनल रेवेन्यू है वो आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लग जाता है, यानी खर्चा उतना ही रहेगा, रेवेन्यू बढ़ता रहेगा। अब गाइस हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स तो समझ लिए हैं, पर इस कंपनी का कंपैरिजन करते हैं बाकी लिस्टेड कंपनीज के साथ इन्हीं की स्पेस में। तो गाइस यहां पे आते हैं, यहां पे इन्होंने अपने DRHP में बताया है आवर कंपनी मतलब ग्रो की ये बात कर रहे हैं। तो इनका रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो है वो है 37.57%। इसका मतलब ये होता है कि जो ये पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं ये उस पे 37% का रिटर्न्स निकाल पा रहे हैं, जबकि एंजल वन जो लिस्टेड है वो 20.85 है, मोतीलाल ओसवाल 22.64 है, 361 14.37 है, नुवामा 28% है, और प्रूडेंट 29% है, यानी इस कैटेगरी में जिनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा है। अब आगे चलते हैं रॉबिनहुड पे, मतलब ग्लोबल पीयर्स पे, जो इंटरनेशनल कंपनीज है। एक्चुअली रॉबिनहुड जो है ना वो मेन कंपनी थी जो सबसे पहले डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनी आई थी, तो उनका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो इस टाइम पे 17.7% है। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स काफी फेमस ब्रोकर्स हैं वर्ल्ड वाइड, इनका 17.64 है, और नॉर्डेंट का जो है 35.45 है, यानी इंटरनेशनली भी जो कंपनीज रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकाल पा रही हैं ग्रोथ से ज्यादा निकाल रही है। तो एक इंपॉर्टेंट KPI है वो है रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स। तो जो कस्टमर्स इनको ज्वाइन करता है एक साल के बाद उसमें से ऑलमोस्ट 80% लोग रह जाते हैं, यानी अगर 100 लोगों ने ज्वाइन किया तो 80 लोग रह जाते हैं। दूसरे साल के अंत में 76 लोग रह जाते हैं, और तीसरे साल के अंत तक आते आते ये नंबर फिर से बढ़ जाता है, यानी वापस लोग हैं जो ट्रेडिंग करना चालू करते हैं। तो करीबन 3 साल का अगर आप एवरेज देखें तो 77% लोग फिर भी रिटेन्ड होते हैं, यानी कि एक हाई रिटेंशन रेशियो ये मेंटेन करते हैं। जिस वजह से अगर देखें तो एज आई सेड 85% जो इनका रेवेन्यू है वो बिजनेस से आता है, यानी कोर बिजनेस से आता है, जो आपकी कमीशन फीस हो गई, और 15% के आसपास का रेवेन्यू जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम से आता है। तो गाइस फ्यूचर क्या है ग्रो का? ब्रोकरेज सर्विसेज तो चल रही हैं, उसके अलावा बाकी सब भी चल रहा है, बट आगे वो क्या करने वाले हैं जिस वजह से बिजनेस एक्सपैंड करेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि F&O में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स अब ऊपर नीचे होने लग गई है। तो ग्रो भी कह रहा है कि भाई हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा ताकि हमारी इनकम जो है सस्टेनेबल रहे और हम आगे और पैसा कमा सके। तो सबसे पहला इनिशिएटिव है उनका वेल्थ मैनेजमेंट का, जिसके लिए उन्होंने फिस्डम करके कंपनी को अक्वायर किया है, और एज ऑफ नाउ इस ब्रांड को बोल रहे हैं W by ग्रो, यानी कि वेल्थ। सेकंड है कमोडिटीज ट्रेडिंग, भी ये स्टार्ट करने वाले हैं FY 2026 में। तो कमोडिटीज ट्रेडिंग के माध्यम से भी ये अपनी ब्रोकरेज इनकम बढ़ाएंगे। एल्गो ट्रेडिंग एंड बॉन्ड्स भी लॉन्च करने वाले हैं। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म ये बना सकते हैं, क्योंकि सेबी ने अभी रिसेंटली जो है एल्गो ट्रेडिंग पे पूरे रूल्स को क्लैरिफाई किया है, जिस वजह से सारे ब्रोकर्स के लिए अब ये कंपैरेटिवली इजी हो गया है कि वो एक प्लेटफॉर्म की तरह ऑपरेट कर सके, और सभी रजिस्टर्ड RA जो होते हैं उनके एल्गोस को जो है लिस्ट कर सके अपने प्लेटफॉर्म पे। और लैंडिंग प्रोडक्ट्स है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि इनके पास इतना बड़ा यूजर बेस है म्यूचुअल फंड्स का कि उसको वो लोन भी दे सकते हैं, उसको वो पैसे भी दे सकते हैं, जिस वजह से इनकी कमाई चालू हो जाएगी, इंटरेस्ट इनकम। तो ये एक NBFC
एनबीएफसी भी हैं, तो उसको भी ये ग्रो करने वाले हैं। ओके गाइस, फाइनली आते हैं कि ये जो आईपीओ आ रहा है उसकी डिटेल्स पे आते हैं। तो उसकी डिटेल्स बहुत सिंपल है कि यहां पे 6,632 करोड़ रुपए का आईपीओ आ रहा है, इतना पैसा ये रेस करने वाले हैं, जिसमें से 1060 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है, यानी नया पैसा कंपनी के अंदर आ रहा है। बचा हुआ जो पैसा है 5,572 करोड़, 5,572 करोड़, ये प्रमोटर कैश आउट है। और इसके बारे में जब पूछा गया ना प्रमोटर्स ने, तो प्रमोटर्स ने कहा भाई हमारा बिजनेस ऑलरेडी बहुत प्रॉफिटेबल है, तो हमें बिजनेस में पैसे की जरूरत नहीं है। कुछ पुराने इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको कैश आउट चाहिए, तो वो कैश आउट करना चाहते हैं। तो इस चक्कर में ज्यादा अमाउंट जो आप देखेंगे वो ऑफर फॉर सेल है, और कम अमाउंट जो है वो कंपनी के लिए यूज होने वाला है। आईपीओ ओपन होगा 4 नवंबर को, आईपीओ क्लोज होगा 7 नवंबर को, और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट मानी गई है 12 नवंबर की। प्राइस बैंड रखा गया है 95 to 100 के बीच में, और लॉट साइज है मिनिमम 150 शेयर्स का, यानी कि मिनिमम आपको 150 शेयर्स इंटू 100 रुपीज, यानी करीबन 15,000 का मिनिमम एप्लीकेशन होगा। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन इस आईपीओ की होगी 61,735 करोड़ रुपीस, जिसमें आज के दिन जो कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है करीबन 1,824 करोड़ रुपीस। तो अगर आप कंपनी का पैट मार्जिन देखें तो कंपनी का पैट मार्जिन बहुत हेल्दी है, 45% का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत अच्छा है, और एबिटा मार्जिन बहुत हेल्दी है जो है 59.11%। जो पैसा ये कंपनी में रेस कर रहे हैं वो यूज का होगा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए 152 करोड़ रुपीस होगा, ब्रांड बिल्डिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए 225 करोड़ रुपीस होगा, इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द मटेरियल सब्सिडरीज जो एनबीएफसीज है उसके लिए 205 करोड़ होगा, और एमटीएफ बिजनेस के लिए ये 167 करोड़ ला रहे हैं। एमटीएफ बिजनेस आप जानते हो कि जहां ये रिटेल इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि आप 1 का 5 कर सकते हो, यानी कि अगर आपको 5 रुपए का शेयर लेना है तो 1 रुपए आप लगाइए, 4 रुपए हम लेंगे। तो वो बिजनेस के लिए ये अपने रेस्ड कैपिटल में से 167 करोड़ रुपीस को डिप्लॉय कर देंगे। तो गाइस ये था पूरा ग्रो की कंपनी का विश्लेषण। और ये ईयर ऑन ईयर इसको ग्रो कर रहे हैं। तो क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे कि नहीं, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि ग्रो एक्चुअली बिजनेस में करता क्या है, और उनके एक्चुअल की स्ट्रेंथ्स क्या है और की वीकनेसेस क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। दिस इज संजय साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।